जय हिंद। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे कि आप लोग सही हैं। तो आज लेकर आए हैं भारत का भूगोल। आज पढ़ेंगे भारत के भूगोल के बारे में, जिसमें वन लाइनर क्वेश्चन रहेगा और यह वन शॉट में आपको कवर कराएंगे। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, उसको भी साथ में कवर करते चलेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और इससे पहले जो भी भारत का भूगोल से वीडियो डाला गया है उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और भी वीडियो देखना है तो वह उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हम आपको हर एक प्रकार की बुक कवर करा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कि भारत का भूगोल, जिसमें भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में। चैप्टर नंबर 1 में है कि भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में। पहला क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की कितना प्रतिशत है? तो वह है 2.4% है। आगे की आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यह है 7वां स्थान है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो है विश्व में कौन सा स्थान आता है? तो 7वां आता है। सबसे बड़ा पूछेगा तो सबसे बड़ा हो जाएगा रूस, क्षेत्रफल के हिसाब से। करा कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत जो है भारत में निवास करते हैं? तो वह करता है 16.17%। आगे की भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। आगे कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है? तो यह 3214 किलोमीटर है। जबकि भारत की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितना है? तो 2933 किलोमीटर है। उसके बाद देखिए भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो यह 15,200 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा का पूछेगा तो 15,200 किलोमीटर। जबकि भारत की तटीय रेखा की लंबाई जो है यह अब नया हो गया है, 11,098 किलोमीटर है। याद रखिएगा, यह अप टू डेट हो गया है। आगे की भारत का धुरी यानी भारत का धुर दक्षिण भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? तो यह 876 किलोमीटर दूरी पर है। आगे की भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है? तो यह 9 राज्य जो है समुद्री तट रेखा में। आगे की भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात का जो है तट रेखा सबसे लंबी है। जबकि भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है? तो गोवा का तट रेखा जो है सबसे छोटा है। आगे की कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है यह भारत के बीचों बीच से गुजरता है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो यह 8 राज्यों को काटती है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम नोक क्या कहलाता है? तो उसे केप केमोरिन कहा जाता है। जबकि भारत का सबसे दक्षिणतम पूछेगा तो वह हो जाएगा इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। यह भारत की मुख्य भूमि का है तो केप केमोरिन है। जबकि भारत का सबसे दक्षिण बिंदु जो होगा वह इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। आगे की भारत भूमि का यानी भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? तो उसे इंदिराकोल कहा जाता है। जबकि भारत का दक्षिणतम बिंदु जो पॉइंट कहाँ स्थित है? तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। आगे की भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? तो पंबन चैनल अलग करता है। आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य है? तो भारत और श्रीलंका के बीच जो है आदम पुल है। दक्कन पास किसके बीच स्थित है? तो दक्कन पास जो है यह दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच स्थित है। आगे की द्वीप एक द्वीप है, यानी द्वीप जो है एक द्वीप है, वह कहाँ स्थित है? तो यह गुजरात के तट पर स्थित है। आगे की श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है? तो मन्नार की खाड़ी जो है श्रीलंका को भारत से अलग करता है। भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है? तो यह प्रायद्वीपीय पठार जो है यह प्राचीनतम है। भारत की पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कोरोमंडल तट कहा जाता है। भारत का पूर्वी समुद्री तट जो है इसे कोरोमंडल तट कहा जाता है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? इसे कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट जो दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है? इसे मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नगरों में से कौन सा कर्क रेखा से निकट होकर यानी निकटतम दूरी पर स्थित है? तो वह हो जाएगा गांधीनगर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, गांधीनगर जो है यह गुजरात की राजधानी है। आगे की कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में काटता है? तो वह है कर्क रेखा जो 23 डिग्री 30 उत्तर में स्थित है। आगे की निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो उत्तर में पूछेगा तो वह हो जाएगा मणिपुर। क्या हो जाएगा? मणिपुर। उत्तर में पूछेगा तो मणिपुर हो जाएगा। आगे देखिए गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित बलांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होता है? तो वह होता है 2 घंटे का। आगे की यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्व के 10 बजे हैं
कह रहा कि यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्व के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्व देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा, तो वह हो जाएगा 10:38 पूर्वाह्न। आगे निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है, तो बांग्लादेश से जो है वह नहीं मिलती, तो मेघालय, मणिपुर और मिजोरम ये तीनों का राज्य जो है सीमा से मिलती है, जबकि मणिपुर है जो यह नहीं मिलता है। आगे देखिए कि लक्षद्वीप समूह में यानी लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, तो यह प्रवाल भित्ति से हुई है, जबकि न्यू मूर द्वीप जो है कहाँ स्थित है, यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो यह अरब सागर में है। और लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है, तो टोटल द्वीपों की संख्या यहाँ 36 है। और रहने के लिए यानी जिस पर मानव जीवन रहता है तो वह केवल 10 पर रहता है। आगे कि भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार जो है यह कितना है, तो यह 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक है, जबकि 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर में स्थित है। आगे कि भारतीय उपमहाद्वीप किस भूखंड का भाग है, तो यह गोंडवाना लैंड का भाग है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है कौन, तो भारत। भारत का सुदूर पश्चिमी यानी पश्चिम का बिंदु कौन सा है, तो यह है 68 डिग्री 7 पूर्वी गुजरात में है। आगे कि शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया है, तो यह कावेरी नदी के द्वारा बनाया गया है। कह रहा है कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा जो है समुद्री तट से कितनी समुद्री मील तक की दूरी तक है, तो यह है 12 समुद्री मील तक है। आगे कि 10 डिग्री चैनल किसके मध्य है, यह छोटा अंडमान और तो वह है कार निकोबार के बीच है। आगे कि भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है, तो उसे रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का क्या नाम है, तो मैकमोहन रेखा। आगे कि भारत और अफगानिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है, तो वह बांग्लादेश के साथ है। कितना है, तो यह 4096 किलोमीटर है। आगे की भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है, तो यह अफगानिस्तान के साथ है जो कि 106 किलोमीटर है। भारत के किस राज्य में थार मरुस्थल स्थित है, तो यह राजस्थान में है। भारत का मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है, तो वह 82 डिग्री 36 पूर्वी देशांतर पर आधारित है। यह मानक समय जो है यह कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो यह 5 राज्यों से होकर गुजरता है, जबकि कर्क रेखा जो है 8 राज्यों को काटती है। आगे की भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत पर्वतीय है, तो यह 11% है। भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत मैदानी में है, तो 43% जो है मैदानी क्षेत्र में आता है। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ ने किया था, इसीलिए रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण मैकमोहन ने किया था, इसीलिए इसे मैकमोहन के नाम से जाना जाता है। भारत और अफगानिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा को निर्धारण डूरंड ने किया था, इसीलिए इसे डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए पड़ोसी देश के साथ भारतीय सीमा की लंबाई, जैसे बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा है 4096 किलोमीटर है, जबकि चीन के साथ जो है 3917 किलोमीटर है। पाकिस्तान के साथ जो है 3310 किलोमीटर है, जबकि नेपाल के साथ 1752 किलोमीटर है। म्यांमार के साथ 1458 किलोमीटर, जबकि भूटान के साथ 600 कितना है 699 किलोमीटर है। अफगानिस्तान के साथ जो है यह 106 किलोमीटर है, याद रखिएगा। आगे देखिए भारत के पर्वत, तो हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है, तो हिमालय पर्वत जो है यह बलित पर्वत है। भारत का कौन सा पर्वत नवीनतम है, तो हिमालय जो है यह नवीनतम है। आरावली श्रेणी का अनुमानित आयु कितना है, तो आरावली श्रेणी का अनुमानित आयु जो है यह 570 मिलियन वर्ष पुराना है। आरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है, यह राजस्थान में स्थित है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो यह आरावली है। भारत में यानी भारत के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है, यह कंचनजंगा जो कहाँ है, सिक्किम में है। हिमालय की उत्पत्ति किस भू संतति से हुई है, यह तैथिस सागर नामक एक भूखंड से हुआ है। आगे की हिमालय का पाद प्रदेश किस नाम से जाना जाता है, तो इसे शिवालिक के नाम से जाना जाता है। हिमालय में हिम रेखा कहाँ मिलती है, या कहाँ मिलती है, तो यह 4500 से लेकर 6000 मीटर पश्चिम में मिलती है। आगे की हिमालय श्रेणी में मिलने वाली सरनी तथा अनुदैर्घ्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे दून के नाम से जाना जाता है। नंदा देवी चोटी हिमालय के किस भाग में स्थित है, यह कुमायूं हिमालय में स्थित है। उत्तरांचल के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है, यह इसे नंदा देवी कहा जाता है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ था, तो यह हुआ था सेनोजोइक युग में हुआ था। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो अरावली है। भारत में सबसे प्राचीन बलित पर्वत माला कौन सा है, तो वह भी अरावली है। अरावली पर्वत के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है, तो गुरु शिखर है। पश्चिमी घाट क्या है, तो यह एक भ्रांस कगार है। किस पर्वत को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो अन्नामुड़ी है। आगे की पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है, तो महेंद्रगिरी है।
पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का मिलन कहाँ होता है? तो यह नीलगिरी पहाड़ी में होता है, जो कि तमिलनाडु में है। भारत के सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ी का नाम क्या है? कार्डेमम कहा जाता है। आगे की कार्डेमम पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो यह केरल में है। आगे देखिए कि कार्डेमम पहाड़ी जिन राज्यों को सीमा पर स्थित है वह कौन कौन है? तो वह राज्य केरल और तमिलनाडु है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? तो यह पारसनाथ इसका नाम है। गिरिनार पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो गिरिनार पहाड़ी जो है बिहार में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो इसे सैंडल पीक कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है, याद रखिएगा। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो यह सतपुड़ा है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो वह सतपुड़ा है। गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो वह राजस्थान में है। गुरु शिखर पर्वत चोटी जो है किस राज्य में है? यह राजस्थान में है। आगे की सेबराई पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में है। छोटा नागपुर का पठार किस प्रकार का है? तो यह एक संपराय भूमि है। आगे की पार भूमि कहाँ पाई जाती है? तो यह छोटा नागपुर में पाया जाता है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो यह 8,848 मीटर है। कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो यह पालनी में स्थित है। सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? तो यह केरल में है। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? तो यह हिमालय है। आगे की किस पर्वत को सागर माथा और चोमोलुंगवा के नाम से जाना जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है। कहाँ? तो नेपाल में। आगे की भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत शिखर है? तो अरावली पर्वत शिखर है। तीसरा चैप्टर देखिए भारत के प्रमुख पर्वतीय दर्रे के बारे में। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? यह जम्मू कश्मीर में है। जोजिला दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में है। जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? तो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा किस राज्य में स्थित है? यह सिक्किम में है। तुज्जु दर्रा भारत के किस देश से जोड़ता है? तो तुज्जु दर्रा जो है यह भारत और म्यांमार को जोड़ता है। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो यह अरावली में है। आगे की पाल घाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ती है? यह तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है। खैबर दर्रा जो है कहाँ स्थित है? यह पाकिस्तान में है। जबकि खैबर दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है। सिपकिला, बारला और पाचला दर्रा किस राज्य में स्थित है? यह हिमाचल प्रदेश में है। सिपकिला, बारला और पाचला दर्रा किस राज्य में स्थित है? यह हिमाचल प्रदेश में है। बुर्जिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? यह जम्मू कश्मीर में है। नाथुला दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? तो भारत और चीन को जोड़ता है। सिपकिला दर्रा किस नदी घाटी में पड़ता है? तो यह सतलज नदी घाटी में पड़ता है। सिपकिला दर्रा जो है किस नदी घाटी में पड़ता है? तो यह सतलज नदी घाटी में पड़ता है। आगे की जवाहर सुरंग का नाम किस दर्रे को दिया गया है? तो बनिहाल दर्रे को जवाहर सुरंग का नाम दिया गया है। आगे की नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो दर्रा जो है नासिक और मुंबई को जोड़ता है। थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट दर्रे किस पर्वतमाला में स्थित है? तो यह पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित है। आर्यों ने किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश किया था? तो आर्यों ने खैबर दर्रे से होकर भारत में प्रवेश किया था। आगे की बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो बोमडिला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आफिल दर्रा किस राज्य यानी किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो आफिल दर्रा जो है यह काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। आगे की आफिल दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? तो भारत और चीन को यह जोड़ता है। आगे की चांगला दर्रा किस को जोड़ता है? तो चांगला दर्रा जो है लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। दिहांग दर्रा जो है किस राज्य में है? तो दिहांग दर्रा जो है यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आगे देखिए कि रोहतांग दर्रा जो है किस राज्य में है? तो यह हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा जो है कहाँ है? तो यह हिमाचल प्रदेश में है। थांगला दर्रा कहाँ स्थित है? तो थांगला दर्रा जो है लद्दाख और जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू को श्रीनगर से कौन सा दर्रा जोड़ती है? तो पीर पंजाल दर्रा जो है जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। लिपू लेखा दर्रा कहाँ स्थित है? तो लिपू लेखा दर्रा जो है यह उत्तरांचल में स्थित है, यानी उत्तराखंड में स्थित है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछ रहा है। जैसे लिपू लेखा जो है उत्तराखंड में, ये सही है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, ये भी सही है। पाल घाट केरल में, ये भी सही है। जबकि नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, कहाँ है? सिक्किम में है, याद रखिएगा। आगे देखिए कि नाथुला दर्रा जो सिक्किम में है, लिपू लेखा उत्तराखंड में, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, जबकि पाल घाट कहाँ है? केरल में है। आगे की माना दर्रा स्थित है, तो यह उत्तराखंड में है। माना दर्रा जो है कहाँ स्थित है? यह उत्तराखंड में है। हिमालय में हिम रेखा बीच में स्थित है। हिमालय में हिम रेखा जो है कितने में स्थित है? तो यह 4300 से 6000 मीटर पूर्व में है। आगे की हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति है तो सबसे अधिक होता है। चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है, तो चौराबाड़ी ग्लेशियर जो है कहाँ स्थित है? तो यह केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। मिलान हिमनद किस
प्रक्षेत्र में स्थित है, तो यह कुमायूं प्रक्षेत्र में स्थित है। आगे की जेगू ग्लेशियर कहाँ स्थित है, तो जेगू ग्लेशियर जो है सिक्किम और नेपाल में स्थित है। मिम्मो मिम्मो पुनमा और रूपल ग्लेशियर कहाँ स्थित है, यह कश्मीर में स्थित है। अगला टॉपिक देखिए, भारत की नदियाँ। उत्तर भारत की नदियाँ के पहले बारे में पढ़ते हैं और उसके बाद देखेंगे दक्षिण भारत की नदियों के बारे में। जैसे हिमालय तथा हिमालय के परे क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ जो है 3 नदियों तंत्र में विभाजित होता है। पहला होता है सिंधु नदी तंत्र, दूसरा होता है गंगा नदी तंत्र, तीसरा होता है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में। सिंधु नदी के बारे में पढ़ते हैं। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, तो सिंधु नदी जो है बोखरचू हिमनद यानी कैलाश पर्वत श्रेणी से निकलता है। और सिंधु नदी की कुल लंबाई जो है कितना है, यह 2880 किलोमीटर है। सिंधु नदी जो है भारत में कितनी लंबाई है, तो सिंधु नदी की जो भारत में लंबाई है यह 709 किलोमीटर है। झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी, सतलज नदी किस नदी की सहायक नदियाँ हैं, तो यह सब जो है सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो इसे सिंगी खम्बन या लाइनस माउथ के नाम से जाना जाता है। किसको, सिंधु नदी को। सिंधु नदी द्वारा निर्मित सबसे गहरे महाखंड का क्या नाम है, इसे गिलगित कहा जाता है, जो कि कितना मीटर है, तो यह 5200 मीटर है। आगे की झेलम नदी के उद्गम स्थल का नाम क्या है, तो यह झेलम नदी जो निकलता है यह इसका उद्गम स्थल है बेरी नाग से। आगे की कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, तो कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है झेलम नदी है। चेनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, तो चंद्रभागा कहा जाता है। रावी नदी कहाँ से निकलती है, तो रावी नदी जो रोहतांग दर्रे के पास से निकलता है। रावी नदी को किन अन्य नामों से जाना जाता है, इसे पुरुषनी नदी या इरावती नदी के नाम से भी जाना जाता है। ब्यास नदी कहाँ से निकलती है, तो ब्यास नदी जो है ब्यास कुंड से निकलता है। ब्यास नदी को किन अन्य नामों से जाना जाता है, तो बिपाशा या आर्गिकिया के नाम से जाना जाता है। सतलज नदी कहाँ से निकलती है, तो यह राकसताल झील से निकलता है। सतलज नदी जो निकलता है राकसताल झील से निकलता है। सतलज नदी की भारत में कुल लंबाई कितना है, यह 1050 किलोमीटर है। घाघरा नदी कहाँ से निकलता है, तो यह शिवालिक के पाद मालवा पंख से निकलता है। घाघरा नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है, जिसे पौराणिक में सरस्वती नदी भी कहा जाता था। अब देखिए गंगा नदी तंत्र के बारे में। गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है कहाँ से है, तो यह गोमुख हिमनद से है। किन 2 नदियों के संगम यानी देव प्रयाग के बाद यह गंगा नदी कहलाती है, तो भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी के मिलन के बाद यह गंगा नदी कहलाती है। भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन का नाम क्या है, तो वह गंगा नदी है। गंगा नदी की लंबाई कितना है, तो यह 2525 किलोमीटर है। भारत की वृहत्तम नदी का नाम क्या है, तो गंगा नदी है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का क्या नाम है, तो उसे सुंदरबन का डेल्टा कहा जाता है। यमुना नदी कहाँ से निकलती है, तो यह यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। यमुना नदी का लंबाई कितना है, तो यमुना नदी का लंबाई जो है यह 1376 किलोमीटर है। यमुना नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है, तो यमुना नदी जो है गंगा में मिलती है इलाहाबाद यानी कि यूपी में। किस नदी को प्रारंभ में अरुणा नदी के नाम से जाना जाता था, तो कोसी नदी को पहले अरुणा नदी के नाम से जाना जाता था। सबसे अधिक पथ परिवर्तन यानी मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है, तो कोसी नदी को कहा जाता है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। आगे की अरावली पर्वत श्रृंखला की नदी प्रणाली से द्विविभाजित होती है, तो यह चंबल और साबरमती से अलग होती है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। चंबल नदी की लंबाई कितनी है, तो चंबल नदी की लंबाई जो है 1024 किलोमीटर है। अब देखिए ब्रह्मपुत्र नदी के तंत्र के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, यह मानसरोवर झील के पास चिमायुंगदुंग हिमनद से निकलता है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, इसे सांगपोपो नदी कहा जाता है। आगे की एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है मंजुली जो है कहाँ स्थित है, यह किस नदी पर है, यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, जो कि कहाँ है, तो यह असम में स्थित है। आगे देखिए प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। जैसे पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ पहले देख लेते हैं। तो नर्मदा नदी भारत के किस राज्य में बहती है, तो यह मध्य प्रदेश में बहती है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो यह अमरकंटक पठार से निकलती है, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। आगे की नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो नर्मदा नदी की लंबाई जो है 1312 किलोमीटर है। नर्मदा नदी किस घाटी से होकर गुजरती है, उसे क्या कहा जाता है, करा कि नर्मदा नदी जिस घाटी से होकर गुजरती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे बीभ्रंश घाटी कहा जाता है। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है, तो यह खंभात की खाड़ी में गिरती है। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, तो यह सतपुरा श्रेणी से निकलती है। ताप्ती नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो 714 किलोमीटर है। ताप्ती नदी किस घाटी से होकर गुजरती है, तो यह भी बीभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। आगे की ताप्ती नदी मुहाना कहाँ बनाती है, तो यह सूरत शहर के नीचे बनाती है। शरावती नदी कहाँ से निकलती है, तो यह निकलता है शिमोग जिला जो कि कर्नाटक में है। गारसोपा या
गरसोपा जलप्रपात किस नदी पर है? यह शरावती नदी पर है, जो कि कर्नाटक में है। भारत की लवण नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो लूनी नदी को जाना जाता है। लूनी नदी किस में गिरती है? यह कच्छ के रण में गिरती है। करा की साबरमती नदी कहाँ गिरती है? तो यह खंभात की खाड़ी में गिरती है। बानस नदी कहाँ गिरती है? तो यह कच्छ के रण में गिरती है। माही नदी कहाँ गिरती है? तो खंभात की खाड़ी में गिरती है। आगे देखिए, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में डेल्टा का निर्माण नहीं होता है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में जो है डेल्टा का निर्माण नहीं होता है। आगे देखिए, पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ, जो कि प्रायद्वीपीय नदी रहेगा। जैसे गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? यह नासिक महाराष्ट्र से निकलता है। अगला क्वेश्चन है कि गोदावरी नदी कहाँ गिरती है? यह बंगाल की खाड़ी में गिरता है। और गोदावरी नदी का लंबाई पूछेगा तो 1465 किलोमीटर हो जाएगा। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यह गोदावरी है, जिसका लंबाई अभी बताया 1465 किलोमीटर है। वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो वह गोदावरी नदी को जाना जाता है। पेन गंगा किसकी सहायक नदी है? तो यह गोदावरी नदी की सहायक नदी है। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो कावेरी नदी जो है यह ब्रह्मगिरी श्रेणी से निकलता है। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो कावेरी नदी जो है यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी जल विवाद मुक्त किन दो राज्यों के बीच है? यह कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद है। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो कावेरी नदी को जाना जाता है। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो यह महाबलेश्वर से निकलती है। कृष्णा नदी कहाँ गिरती है? तो यह भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पेनार बेसिन कहाँ स्थित है? तो यह कृष्णा और कावेरी नदी के बीच में स्थित है। महानदी कहाँ से निकलती है? तो यह छत्तीसगढ़ के बेसिन से निकलता है। महानदी कहाँ गिरती है? तो यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जबकि गंगा नदी का उदाहरण है तो पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है तो पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। भागीरथी नदी निकलती है तो भागीरथी नदी जो निकलता है यह कहाँ से निकलता है? तो यह गोमुख से निकलता है। भागीरथी नदी जो है गंगोत्री से 19 किलोमीटर दूर शिवलिंग शिखर के नीचे गोमुख हिमनद से निकलती है। देवप्रयाग के पास अलकनंदा एवं भागीरथी मिलकर गंगा के नाम से प्रभावित होने लगती है। दामोदर जो है किसकी सहायक नदी है? तो दामोदर जो है वह किसकी सहायक नदी? तो यह हुगली नदी की सहायक नदी है। आगे है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो भारत में जो है यह सतलज नदी का उद्गम स्थल जो भारत में नहीं है। उसके बाद देखिए, टॉपिक नंबर 5 है कि भारत के प्रमुख जल प्रपात। जैसे जोग या गरसोपा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यह शरावती नदी पर स्थित है। जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? यह कर्नाटक में है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो यही है जोग जलप्रपात। आगे कि जोग जलप्रपात का नया नाम क्या है? तो महात्मा गांधी जलप्रपात नाम इसका रखा गया है। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात जो है वह कौन सा है? तो वह है हुंड्रू जलप्रपात। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो वह है येना। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यह कावेरी नदी पर स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू कहाँ स्थित है? तो रांची के पास झारखंड में स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। किसे? चित्रकूट जलप्रपात को। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो यह नर्मदा नदी पर स्थित है। कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर है? यह भी नर्मदा नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में है? तो यह कर्नाटक में है। जबकि गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यह कांची नदी पर स्थित है। गोकक जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? यह झारखंड में है। जबकि चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है? यह चंबल नदी पर स्थित है। चुलिया जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान में है। जबकि धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? यह जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। साडनी जलप्रपात किन नदी यानी किस नदी पर स्थित है? यह शंख नदी पर स्थित है। साडनी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो यह झारखंड में है। जबकि गौतम धारा जोन्हा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह रावरू नदी पर स्थित है। आगे की गौतम धारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो यह झारखंड में स्थित है। येना जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह येना नदी पर स्थित है। जबकि येना जलप्रपात किस स्थान पर स्थित है? तो यह महाबलेश्वर पर के पास स्थित है। पायकारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो यह नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। जबकि पायकारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह पायकारा नदी पर स्थित है। अब देखिए टॉपिक नंबर 6, जिसमें भारत की प्रमुख झीलें के बारे में पढ़ेंगे। जैसे बुल्लर झील भारत के किस राज्य में है? तो यह जम्मू कश्मीर में है। अब बुल्लर झील जो भारत का सबसे मीठे पानी का झील है। भारत के मीठे पानी का सबसे बड़ी झील जो कौन है? तो यह बुल्लर झील है, जो कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। उकाई झील किस राज्य में स्थित है? तो उकाई झील जो है गुजरात में है। उकाई झील किस प्रकार की झील है? तो यह मानव निर्मित झील है। उकाई झील किस नदी पर है? तो यह ताप्ती नदी पर है। जबकि गोविंद सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नागा अर्जुन सागर किस नदी पर स्थित है? तो यह कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में स्थित है। निजाम सागर किस नदी पर स्थित है? तो मांजरा नदी, जो कि आंध्र प्रदेश पर स्थित है। तुंगभद्रा झील किस नदी पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी कर्नाटक में स्थित है। नागार्जुन सागर, निजाम सागर और तुंगभद्रा झील किस प्रकार की झील है? तो यह मानव निर्मित झील है।
गोविंद बल्लभ पंत सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो यह छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में स्थित है। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील किस नदी पर बनाई गई है? तो यह रिहंद नदी पर बनाई गई है। राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान में है। गांधी सागर किस राज्य में स्थित है? यह मध्य प्रदेश में है। जबकि देखिए लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो यह है मणिपुर में। आगे देखिए कि राणा सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर किस नदी पर बनाई गई है? यह चंबल नदी पर बनाई गई है। पूर्वोत्तर राज्य की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? यह लोकटक झील है। आगे की केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क किस झील में स्थित है? यह लोकटक झील में है। आगे की चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील जो है यह उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील कैसा पानी का झील है? यह खारे पानी का झील है। अब भारत की सबसे बड़ी लैंगून झील कौन सी है? यह चिल्का झील ही है। चिल्का झील स्थित है, यह कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है। आगे देखें कि चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने पर स्थित है और खारे पानी के लैंगून झील है। पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? तो पुलिकट झील जो है यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। पुलिकट झील जो है किस प्रकार की झील है? यह भी लैंगून झील है। श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील में स्थित है? तो यह भी पुलिकट झील में स्थित है। हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य कौन सी झील है? तो हुसैन सागर झील स्थित है। हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य कौन सी झील है? तो वह हुसैन सागर झील है। वेमनाड झील किस राज्य में स्थित है? यह केरल में है। और वेमनाड झील कौन सा द्वीप स्थित है? तो यह है बेलिंगटन द्वीप है। आगे की भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH-47A किस द्वीप पर स्थित है? तो यही बेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। अल्टमुद्दी झील केरल के किस प्रकार की झील है? तो यह लैंगूर झील है। लोनार झील जो है किस राज्य में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। लोनार झील किस प्रकार की झील है? तो यह क्रेटर झील है। उल्का पिंड गिरने से बनी झील कौन सी है? तो यह लोनार झील है। यह कहाँ है? तो यह महाराष्ट्र में है। भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो वह है चोलामू झील है। आगे देखिए कि भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है बुल्लर झील जो कि जम्मू कश्मीर में है। और भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है वह सांभर झील जो कि राजस्थान में है। भारत की सबसे बड़ी लैंगून झील है जो चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है। और पूर्वोत्तर राज्य की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है यह लोकटक झील है जो कि मणिपुर में है। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित चोलालामू झील जो है सबसे ऊंचा है। करा कि भारत के लोनार झील जो है किस प्रकार की झील है? यह क्रिएटर झील है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। आगे देखिए कि चोलामू झील किस नदी का उद्गम होता है? यहाँ से तीस्ता नदी का उद्गम होता है। डल झील किस राज्य में स्थित है? तो यह भी जम्मू कश्मीर में है। पुष्कर झील कहाँ स्थित है? तो यह अजमेर जो कि राजस्थान में स्थित है। सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो वह राजस्थान में। भारत का सबसे बड़े खारे पानी का झील जो है सांभर झील ही है। लुनक सागर पंच भद्रा एवं डिडवाना राजस्थान के कैसी पानी की झील है? तो यह खारे पानी की झील है। उदय सागर, पिछौला, जयसमंद और राजसमंद झीलें किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान में है। आगे की ओस्मान सागर झील कहाँ स्थित है? तो यह हैदराबाद जो कि आंध्र प्रदेश में है। फुलहर झील किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश में है। और कोरोलू झील जो है किस राज्य में है? तो यह आंध्र प्रदेश में है। पोनगोंग सो झील कहाँ स्थित है? तो यह लद्दाख जो कि जम्मू कश्मीर में है। आगे की भीमताल झील कहाँ स्थित है? तो भीमताल झील जो है यह उत्तराखंड में स्थित है। कौन सा सुमेलित है? इसमें देखिए कौन सा सुमेलित नहीं। तो लोनार झील जो है मध्य प्रदेश, ये गलत हो जाएगा। लोनार झील कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। उसके बाद देखिए नक्की, यहाँ पर पूछ रहा है सही मिलान। तो नक्की झील गुजरात, ये भी गलत है। और कोरुल झील यह आंध्र प्रदेश, ये सही है। और पुलिकट झील केरल, ये नहीं, यह भी आंध्र प्रदेश में है। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए किस प्रकार की झीलों का निर्माण पृथ्वी को प्लेटों के संचलन से होता है? तो किस प्रकार की झीलों का निर्माण जो है पृथ्वी के प्लेटों के संचलन से होता है? तो वह होता है विवर्तनिक झीलों का निर्माण होता है। बुल्लर झील उदाहरण है, तो यह भी विवर्तनिक झील का उदाहरण है। आगे की मरुस्थलीय क्षेत्रों में किस प्रकार की झील मिलती है? तो यह वायु क्रिया द्वारा निर्मित झील मिलती है। उत्तराखंड की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो यह है नौकुचिया ताल झील, स्थित है कहाँ? उत्तराखंड में। टॉपिक नंबर 7 देखते हैं कि भारत की नदियों पर बसे प्रमुख नगर। जैसे गंगा नदी पर कौन सा नगर बसा हुआ है? तो हरिद्वार, कानपुर, बनारस और पटना। यमुना नदी पर दिल्ली, आगरा, मथुरा बसा हुआ है। जबकि सरयू नदी पर अयोध्या। अलकनंदा पर बद्रीनाथ, जबकि हुगली नदी पर कोलकाता बसा हुआ है। महानदी पर कटक और संबलपुर, और ब्रह्मपुत्र नदी पर डिब्रूगढ़, गुवाहाटी और सोकोबा घाट है। सतलज नदी पर फिरोजपुर और लुधियाना है। सतलज नदी पर फिरोजपुर और लुधियाना बसा हुआ है। जबकि नर्मदा नदी पर भरूच, महेश्वर और ओंकेश्वर और जबलपुर कहाँ है? नर्मदा नदी पर है। चंबल नदी पर कोटा है। जबकि झेलम नदी पर श्रीनगर है। तुंगभद्रा नदी पर कुरनूल है। जबकि क्षिप्रा नदी पर उज्जैन है। जबकि गोमती नदी पर लखनऊ है।
उसके बाद देखिए गोदावरी पर नासिक, जबकि कावेरी पर श्रीरंगपट्टनम, जबकि ताप्ती नदी पर सूरत, कृष्णा नदी पर विजयवाड़ा, मूसी नदी पर हैदराबाद, जबकि बेतवा नदी पर ओरछा, जबकि साबरमती पर अहमदाबाद, और इलाहाबाद जो है यह गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर स्थित है। गंगा नदी, यमुना नदी और सरस्वती के संगम पर कौन सा है? तो यह इलाहाबाद नगर है। उसके बाद देखिए टॉपिक नंबर 8 कि भारत की नदियों पर बने प्रमुख बांध। भारत की नदियों पर बने प्रमुख बांध के बारे में। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है। नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो यह कृष्णा नदी पर, जो कि आंध्र प्रदेश में है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? यह महानदी पर बनाया गया है, जो कि उड़ीसा में है। टिहरी बांध किस नदी पर है? तो टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। लक्ष्मीबाई सागर बांध किस नदी पर है? तो यह बेतवा नदी पर है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। रंजीत सागर बांध किस नदी पर है? तो यह रावी नदी पर है, जो कि पंजाब में है। छोम बांध किस नदी पर है? तो छोम बांध जो है यह कृष्णा नदी पर है, जो कि महाराष्ट्र में है। मेटूर बांध जो है किस नदी पर है? तो मेटूर बांध जो है कावेरी नदी पर, जो कि तमिलनाडु में है। अलमाटी बांध जो है किस नदी पर बना है? यह कृष्णा नदी पर, जो कि कर्नाटक में है। गांधी सागर बांध किस नदी पर है? यह चंबल नदी पर है, जो कि राजस्थान में है। जवाहर सागर व राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है? तो यह भी चंबल नदी पर है, जो कि राजस्थान में है। थीन बांध जो है किस नदी पर बना है? तो यह रावी नदी पर है। और मैथन बांध है किस नदी पर बना है? तो यह बराकर नदी पर बना है। बाल पहाड़ी बांध किस नदी पर बना है? तो यह बराकर नदी पर बना है। पोंग बांध जो है किस नदी पर बना है? यह ब्यास नदी पर बना है। और फरक्का बांध जो है किस नदी पर है? तो यह गंगा नदी पर है। इडुक्की बांध जो है किस राज्य में है? तो यह केरल में है। जबकि मयूराक्षी बांध जो है किस नदी पर है? यह मयूराक्षी नदी पर, जो कि पश्चिम बंगाल में है। काठी बांध जो है किस नदी पर है? यह रामगंगा, जो कि उत्तर प्रदेश में है। जबकि गोविंद बल्लभ पंत सागर किस नदी पर है? तो रिहांद नदी पर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। अगला टॉपिक है भारत की बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में। जैसे परियोजना है भाखड़ा नागल परियोजना, जो किस नदी पर है? यह सतलज नदी पर है। और किस राज्य में है? यह पंजाब में है। ब्यास परियोजना जो है यह ब्यास नदी पर है, और किस राज्य में है? यह पंजाब में है। जबकि इंदिरा गांधी नगर परियोजना जो है यह सतलज व ब्यास के संगम पर है, और यह पंजाब राज्य में स्थित है। हीराकुंड परियोजना जो है यह महानदी पर है, और यह किस राज्य में है? तो यह उड़ीसा राज्य में है। नागा अर्जुन परियोजना जो है यह कृष्णा नदी पर है, और यह किस राज्य में है? तो यह आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। नागा अर्जुन परियोजना जो है आंध्र प्रदेश में है। किस नदी पर है? तो यह कृष्णा नदी पर है। उसके बाद देखिए चंबल परियोजना। चंबल परियोजना जो है चंबल नदी पर है, और यह राजस्थान में स्थित है। दामोदर परियोजना जो है दामोदर नदी पर है, और यह झारखंड व पश्चिम बंगाल में स्थित है। गंडक परियोजना जो है यह गंडक नदी पर है, और बिहार तथा उत्तर प्रदेश और नेपाल में स्थित है। काकड़ापारा परियोजना जो है ताप्ती नदी पर स्थित है, और यह गुजरात राज्य में स्थित है। कोयना परियोजना जो है कोयना नदी पर है, और यह महाराष्ट्र में स्थित है। मचकुंड परियोजना जो है मचकुंड नदी पर है, जबकि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में स्थित है। मलप्रभा परियोजना जो है मलप्रभा नदी पर है, और यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। मयूराक्षी परियोजना जो है मयूराक्षी नदी पर है, और यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। बागरी परियोजना जो है बागरी नदी पर है, और यह मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमा परियोजना जो है महाराष्ट्र में है, और यह पवना नदी पर स्थित है। जय कवाड़ी परियोजना जो है यह गोदावरी नदी पर है, और यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। उकाई परियोजना जो है यह ताप्ती नदी पर है। और यह गुजरात राज्य में स्थित है। शारदा परियोजना शारदा नदी पर है, और यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। ताबा परियोजना जो है ताबा नदी पर है, और यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। उसके बाद देखिए टिहरी परियोजना जो है यह भागीरथी व मिलांग नदी पर है, जो कि उत्तराखंड में है। माता टीला परियोजना जो है बेतवा नदी पर है, यह उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के बीच में स्थित है। फरक्का परियोजना जो है यह हुगली नदी पर है। किस नदी पर है? हुगली नदी पर। यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। सलाल परियोजना जो है यह चिनाब नदी पर है। यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। नर्मदा घाटी परियोजना जो है किस पर है? तो नर्मदा नदी पर है। यह मध्य प्रदेश और गुजरात में स्थित है। सोन परियोजना जो है यह सोन नदी पर है, और यह सोन नदी कहाँ है? तो बिहार में है। ऊपरी कृष्णा परियोजना जो है कृष्णा नदी पर है। यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। घाट परवा परियोजना जो है घाट परवा नदी पर है, और यह कर्नाटक में है। कृष्णा परियोजना जो है कृष्णा नदी पर है, और यह महाराष्ट्र में है। अपर पेन गंगा परियोजना जो है पेन गंगा नदी पर है, यह महाराष्ट्र में है।
नाथपा झाकरी परियोजना जो है सतलज नदी पर है, यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत पाक बगलिहार जो है परियोजना जो है चिनाब नदी पर है, यह जम्मू कश्मीर में है। काकरापाड़ा परियोजना जो है यह ताप्ती नदी पर है और यह जम्मू कश्मीर में है। छिंडकल परियोजना जो है यह घाटप्रभा नदी पर है और यह कर्नाटक में है। दुलहस्ती परियोजना जो है यह चिनाब नदी पर है और यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। जमाई परियोजना जो है यह पाली नदी पर है और यह राजस्थान में है। जाखम परियोजना जो है यह जाखम नदी पर है जबकि यह राजस्थान में है। पर्वती परियोजना जो है पर्वती नदी पर है और यह राजस्थान में है। रामगंगा परियोजना जो है रामगंगा नदी पर है, यह उत्तराखंड में है। रिहांद अथवा गोविंद बल्लभ सागर परियोजना जो है सोन नदी पर है, यह उत्तर प्रदेश में है। पेरियार परियोजना जो है यह पेरियार नदी पर है, यह केरल में है। मालप्रभा परियोजना जो है मालप्रभा नदी पर है, यह कर्नाटक में है। तुलबुल परियोजना जो है झेलम नदी पर है, यह जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद देखिए भारत की सबसे बड़ी नदी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो यह भाखड़ा नागल परियोजना है। भारत की सबसे बड़ी नदी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो यह भाखड़ नागल परियोजना है। अब देखिए टॉपिक नंबर 10 में भारत की जलवायु के बारे में। पहला है कि भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो पवनों की दिशा में परिवर्तन होना, यह भारत की जलवायु का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। उसके बाद है कि मानसून किस भाषा का शब्द है, तो मानसून जो है यह अरबी भाषा का शब्द है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका तात्पर्य क्या होता है, मौसम या ऋतु होता है। आगे देखिए भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, यह दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से ही भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। अमृतसर एवं शिमला एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु इसकी जलवायु में विभिन्नता किस कारण से होता है, तो इनकी समुद्र में दूरी के कारण ऐसा होता है। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः किन कारणों से होती है, यह पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से बारिश होती है, तो वह होता है पंजाब। अगला क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होता है, यह होता है मध्य प्रदेश तथा बिहार में। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कहाँ है, तो यह है मानसीराम जो कि मेघालय में है। आम्र वर्षा क्या है, तो बिहार और बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा को ही क्या कहा जाता है, आम्र वर्षा कहा जाता है। सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होता है, तो यह दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो कच्छ से हरियाणा तक के वर्षा जो होता है सबसे कम होता है। मानसीराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होने के कारण क्या है, तो यहाँ की पहाड़ियाँ कीप की आकृति की होती है, इसी कारण यहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है, यह पूर्वी तटीय प्रदेश में पाया जाता है। जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है, तो वह पश्चिमी विक्षोभ होता है। भारत के उत्तरी मैदान में शीतकाल में वर्षा होती है, तो वह होती है पश्चिमी विक्षोभ से होता है। भारत में वर्षा का अधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी भूमि समझा जाता है, इसका क्या कारण है, तो वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना और शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना तथा वर्षा के कुछ थोड़े ही महीने में जोर होना, यही कारण है कि इसे प्यासी धरती समझा जाता है। आगे देखिए भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं निम्न दाब हिम महासागर में जलवायु यानी वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होता है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून प्रभावित होता है। अल्पकालिक जलवायु संबंधित भविष्य कथन के लिए पिछले दशक में ज्ञात हुई स्थितियों में से कौन सी एक भारतीय उपमहाद्वीप में विरल क्षीण वर्षा मानसून से संबंध रखता है, तो वह रखता है एल नीनो तथा दक्षिणी दोलन। भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होता है, तो यह होता है समुद्र के निकट होने के कारण ऐसा होता है। अक्टूबर व नवंबर के महीने में कहाँ अधिक वर्षा होता है, तो यह छोटा नागपुर के पठार पर जो है अक्टूबर और नवंबर के महीने में अधिक वर्षा होता है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण क्या है, तो स्थल समुद्र का भेदित तापमान। आगे कि भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है, तो वह उड़ीसा में होता है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून में होता है, तो वह दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होता है। किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है, तो वह होता है तमिलनाडु से। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन है, तो वह है तमिलनाडु। कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है, तो वह है लेह लद्दाख। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह का सामान्य दिशा कौन सा होता है, तो वह होता है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होना। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है, तो यह राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में अधिक तापांतर पाया जाता है।
भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो केरल राज्य में मानसून का आगमन जो है सबसे पहले होता है। झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? तो यह दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होता है? तो वह लेह लद्दाख में सबसे कम वर्षा होता है। चेरापूंजी स्थित है, तो चेरापूंजी अभी बताएं यह मेघालय में है। चेरापूंजी और मानसीराम में सबसे अधिक वर्षा होती है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्रों पर वनों का आवरण होना चाहिए? तो यह होना चाहिए कम से कम तक 33%। उसके बाद है कि केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति घोषणा किस वर्ष किया गया था? तो केंद्र सरकार के द्वारा नई वन नीति जो घोषणा किया गया था 1988 में। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय जो है देहरादून में है। उसके बाद है कि भारत में वन अनुसंधान संस्था कहाँ है? यह भी देहरादून में है। और राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्था जो है जिसे नेरी कहा जाता है यह नागपुर में है। भारत में वृक्षारोपण यानी उत्सव, वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है, कि इसके जन्मदाता कौन है? तो इसके जन्मदाता जो है KM मुंशी हैं। वन रोपण प्रक्रिया है यह है और पेड़ लगाने को ही वन रोपण प्रक्रिया कहा जाता है। देश के कुल क्षेत्र के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है? तो अभी वर्तमान में जो है 21.05% है। उसके बाद है पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन क्या है? यह है वन। आगे कि किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार है? तो वह भारत का जो है हरियाणा राज्य में है। हरियाणा राज्य में जो है भौगोलिक क्षेत्रों के सबसे कम भाग पर वन है। उसके बाद है पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है, तो वह कितना? तो संपूर्ण भूमि का 33%। वृक्षा क्षेत्र सर्वाधिक जो है यह पूर्वी डेक्कन में। और उसके बाद है कि भारत में अधिकांश वन संप्रदाय का मालिक कौन होता है? तो वह होता है राज्य। भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है, तो यह सुंदरबन में जो कि पश्चिम बंगाल में है। और नीलगिरी पहाड़ी में पेड़ों की सामान्य जाति जो है वह है टीक या सागौन। उसके बाद है कि भारत में अति सघन वन का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में है? तो वह है अरुणाचल प्रदेश में। जबकि किसे वैश्विक विकास या विरासत का वन कहा जाता है? तो वह कहा जाता है सुंदरबन को। कह रहा है कि किसे वैश्विक विरासत का वन का माना जाता है? तो वह माना जाता है सुंदरबन को, जो कि पश्चिम बंगाल में है। भारत के राज्यों में से किस में सागौन का वन पाया जाता है? तो यह पाया जाता है मध्य प्रदेश में। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस वन का या किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो वह पाया जाता है उष्णदार पतझड़ वन। दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है? तो उसे मैंग्रोव वन कहा जाता है। उसके बाद है कि भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? तो वह पाया जाता है पश्चिम बंगाल में। उसके बाद है भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो वह पाया जाता है नीलगिरी की पहाड़ी, जो कि कहाँ है? तो यह तमिलनाडु में है। साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण क्या है? तो जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण ही साइलेंट वैली की चर्चित होने का कारण है। फूलों की घाटी जो है यह उत्तराखंड में है, जो कि चमोली जिला, कौन सा जिला है? चमोली जिला में। उसके बाद देखिए शांत घाटी कहाँ अवस्थित है? तो शांत घाटी जो है केरल में है। अब फूलों की घाटी पूछेगा तो उत्तराखंड में। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार कैसा है? तो वह है सदाहरित। और किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो यह पाया जाता है नीलगिरी पहाड़ियों पर। कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादन करता है? तो कर्नाटक जो है शहतूत रेशम उत्पादित करता है। उसके बाद देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरबन कहा जाता है? तो वह सुंदरी नामक वृक्ष जो रहता है उसी के कारण इसे सुंदरबन कहा जाता है। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है, तो यह कर्नाटक। जबकि तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वह है मध्य प्रदेश। भारत में जैव विविधता के ताप स्थल जो है वह है पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट। और भोजपत्र वृक्ष मिलता है, यह मिलता है हिमालय में। लिसा पात्र या लिसा प्राप्त होता है तो वह होता है चीड़ के वृक्ष से। उसके बाद देखिए कि सागौन तथा साल किसके उत्पादन है? यह है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन के। आगे की निम्नलिखित में से किसका सुमेलन नहीं है? सुंदरबन यह पश्चिम बंगाल में है। भीतरकनिका यह उड़ीसा में है, यह भी सही है। पिचबरम जो है यह तमिलनाडु में, यह भी सही है। जबकि वेमनाथ जो है कर्नाटक में नहीं है, तो यह है केरल में। कहाँ है? केरल में। तो यहाँ कर्नाटक है, तो यह गलत हो जाएगा। उसके बाद है कि सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है, तो वह है खेजड़ी। लंबी जड़ों और नुकीले कांटे अथवा शूल युक्त झाड़ियाँ और लघु वृक्ष वाले आरक्षित अवरुद्ध वन सामान्य रूप से पाए जाते हैं, तो यह पाया जाता है पश्चिमी आंध्र प्रदेश में। उसके बाद देखिए भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। फॉरेस्ट रिसर्च
इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो यह है देहरादून, जो कि उत्तराखंड में है। भारत वन संरक्षण का कार्यकाल कहाँ स्थित है? तो यह देहरादून में है। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो वह है वनों के काटने से रोकने का संबंध किससे है? तो चिपको आंदोलन से। चिपको आंदोलन किसने चलाया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने। और केंद्र सरकार ने नई वन नीति की घोषणा कब किए थे? तो वह किया था 1988 में। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्था कहाँ है? तो यह है नागपुर में, जो कि महाराष्ट्र। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना कब और कहाँ किया गया है? तो वह 1981 में भोपाल में किया गया है। कहाँ किया गया है? भोपाल में। उसके बाद देखिए टॉपिक नंबर 12 है कि भारत के राष्ट्रीय उद्यान एवं पक्षी विहार एवं वन्य जीव अभयारण्य के बारे में। पहला है कि अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र जो है उसे बायोस्फीयर कहा जाता है। आगे कि वह राज्य जहाँ सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है तो वह है हरियाणा में। सुल्तानपुर पक्षी विहार जो स्थित है वह है हरियाणा में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह कहाँ है? यूपी में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी में है। कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो जंगली हाथियों के लिए पेरियार है, जो कि कहाँ है? केरल में है। और यह किस नदी पर है? तो पेरियार नदी पर ही है। दाची गांव वन्यजीव अभयारण्य जो है कहाँ है? तो यह है जम्मू कश्मीर में। दाची गांव वन्यजीव अभयारण्य जो है जम्मू कश्मीर में। सरिस्का पक्षी विहार कहाँ स्थित है? यह राजस्थान में। और विश्व का एकमात्र पालवी राष्ट्रीय पार्क जो है यह है मणिपुर में। काजीरंगा किस लिए प्रसिद्ध है? तो गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। जबकि नल सरोवर पक्षी अभयारण्य जो है यह गुजरात में है। पेरियार गेम अभयारण्य जो है यह कहाँ है? तो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। जबकि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में है। जबकि केवला देव घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो यह भरतपुर राजस्थान में है। नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी जो है उत्तराखंड में। जबकि मानस पशु विहार किस राज्य में है? तो यह है असम में। अभयारण्य राइनो के लिए जाना जाता है? तो काजीरंगा। उसके बाद है कि किस राष्ट्रीय में या किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ पाल्वर्स स्थित है? तो वह है उत्तराखंड में। तो मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है, यह है बाघों के लिए। किसके लिए? तो बाघों के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद देखिए गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेरे के लिए प्रसिद्ध है स्थित है, तो कहाँ है? तो यह गुजरात में है। और राजा जी राष्ट्रीय पार्क जो है ये एक प्राकृतिक आवास है, तो एशियाई हाथी के लिए। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान है। जबकि भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह है बनरघट्टा जैविक उद्यान, जो कि बंगलुरु में है। उसके बाद देखिए भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना कब और कहाँ किया गया था? तो यह किया गया था 1916 में कलकत्ता में। जबकि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब और कहाँ किया गया था? तो 1970 में किया गया था कोलकाता में। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य रिजर्व कहाँ है? तो यह जिम कार्बोनेट है। जबकि नेशनल वुड पॉलिस पार्क कहाँ स्थित है? तो वह है जैसलमेर में। दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान में से मुख्य रूप से पाया जाता है? तो तेंदुआ। जबकि भारतीय वनों में से किसमें से बाघ विलीन हो गया है? तो वह हो गया है सरिस्का वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी से। उसके बाद देखिए कौन एक टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है? तो इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान को नाम से जाना जाता है। आगे की बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में है? यह है पश्चिम बंगाल में। और विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक क्या है? तो लाल पांडा है। एक सींग वाला गेंडा निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है पश्चिम बंगाल एवं असम में। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? तो नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र था। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो यह शांत घाटी में। जबकि भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो यह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। उसके बाद देखिए बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर जो है कर्नाटक में है। जबकि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो यह मध्य प्रदेश में है। रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य जो है यह भारत के किस प्रदेश में तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह राजस्थान में और बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। जिम कार्बोनेट उद्यान जो है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यह उत्तराखंड में है। जबकि चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा थे। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया था? तो यह 1972 में बनाया गया था। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभयारण्य है? तो वह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ज़्यादा है। कौन सी एक विशाल कृंतक है जो पेड़ के ऊपर रहती है? तो यह भारतीय विशाल गिलहरी। भारतीय विशाल गिलहरी जो है यह पेड़ों के ऊपर रहती है। टॉपिक नंबर 13 देखिए कि भारत की मिट्टी के बारे में। पहला कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो वह पाया जाता है जड़ोल मिट्टी का। और पुरानी जड़ोल मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उसे बांगर कहा जाता है। जबकि नई जड़ोल मिट्टी को खादर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। उसके बाद देखिए भारत के उत्तरी मैदान की मृदा समानता कैसी बनी है? तो वह बना है तलोचन। उसके
उसके बाद है कि गंगा के जड़ोल मिट्टी की भूमि सतह के नीचे होता है, यह लगभग 600 मीटर तक। गंगा के मैदान की पुरानी कचड़ी मिट्टी कहलाती है, जिसे बांगर कहा जाता है। और किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता पड़ती है, तो वह पड़ता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जड़ोल मिट्टी। जड़ोल मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता पड़ता है, तो ये लाल मिट्टी नहीं होगा। कौन सी मिट्टी परादीपीय भारत में अधिक क्षेत्रों में पाया जाता है, तो वह पाया जाता है काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है जो काली मिट्टी। जबकि लावा के प्रभाव से किस मिट्टी का निर्माण होता है, तो वह होता है काली मिट्टी का। काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोग होता है, तो वह होता है कपास के लिए। और किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, तो वह होता है काली मिट्टी। काली मिट्टी में कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। उसके बाद देखिए, भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन सा बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित होती है, तो वह होता है, तो रेगुड़ मिट्टी। रेगुड़ मिट्टी को ही काली मिट्टी कहा जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, रेगुड़ किसका नाम है, तो यह काली मिट्टी का नाम है। जबकि काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगुड़ या कपास मिट्टी या उष्णकटिबंधीय चरनोजम आदि अलग अलग नामों से जाना जाता है। आगे की किस मिट्टी को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि यह नमी रोक कर रखता है, तो वह है काली मिट्टी। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है, तो वह आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में। लाल मिट्टी जो सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में। लेटेराइट मिट्टी जो है महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है, तो यह मालाबार तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। उसके बाद है कि भारत में कौन सा मृदा समूह लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुवर्र हो जाता है, तो वह होता है लेटेराइट मिट्टी। धान की खेती के लिए अति उपजाऊ कौन सी मिट्टी होता है, तो वह होता है दोमट मिट्टी। मृदा अपवर्तन रोका जा सकता है, तो वन लगाकर या वन रोपण द्वारा। जबकि महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा किस प्रकार की है, तो वह है काली मिट्टी। मखरैला या लेटेराइट मिट्टी किसका परिणाम होता है, तो वह होता है लिंचिंग का या निथरन का। आगे की अपवर्तन के प्रकारों में से किस में यानी किसके कारण चंबल के खंडहर बने हैं, तो वह बना है अवनलिका यानी कि गली। आगे की किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है, तो वह होता है काली मिट्टी में। उसके बाद देखिए कि किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने के उपयुक्त बनाया जाता है, तो वह है अम्लीय। किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है, तो वह है राजस्थान। उसके बाद देखिए कि सिंचाई के साधन। टॉपिक नंबर 14 है कि सिंचाई के साधन। पहला कि भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है कुएं और नलकूप। देश के कुल संचित क्षेत्रों में नहरों की भागीदारी जो है वह है 31.1%। याद रखिएगा, यह क्वेश्चन पूछता है कि देश के कुल सिंचित क्षेत्रों में नहरों की भागीदारी जो है वह 31.1% है। जबकि देश के कुल सिंचित क्षेत्रों में कुएं और नलकूप का प्रतिशत पूछेगा तो वह हो जाएगा 56%। यानी सबसे ज़्यादा नल और नलकूप के द्वारा किया जाता है। देश के कुल सिंचित क्षेत्रों में तालाब सिंचाई भागीदारी है तो वह है 6%। भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, तो यह दक्षिण भारत में। किस राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाबों द्वारा संचित किया जाता है, तो वह किया जाता है तमिलनाडु में। नलकूपों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है, तो वह है उत्तर प्रदेश में। भारत में नहरों द्वारा सिंचाई कौन सा राज्य अग्रणी है यानी आगे है, तो वह है पंजाब। जबकि कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई के अग्रणी राज्य जो है वह है गुजरात। इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है, तो वह मिलता है सतलज नदी से। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है, तो वह है इंदिरा गांधी नहर। सारण सिंचाई नहर निकलती है तो यह निकलता है गंडक नदी से। जबकि त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है, तो यह आता है गंडक नदी से। राजस्थान नहर का नया नाम क्या है, तो इंदिरा गांधी नहर है। राजस्थान नहर का नया नाम क्या है, तो इंदिरा गांधी नहर है। भारत की सिंचाई क्षमता जो है वह 47.78% पूरा होता है, तो लघु एवं वृद्धि परियोजनाओं से होता है। भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असंचित खेती की जाती है, तो वह किया जाता है ढक्कन के पठार में। भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है, तो वह होता है लघु एवं वृद्धि परियोजनाओं से होता है। उसके बाद देखिए शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से लक्ष्यों के नीचे दिए गए कुट को सही बताएं, तो वह हो जाएगा कह रहा है कि शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या है, तो वह कृषि उत्पादन बढ़ाना, ये सही है। बहुफसलीय खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना, तो ये भी सही है। अब भू प्रबंधन का सुधार करना, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। उसके बाद देखिए टॉपिक नंबर 15 है कि कृषि। पहला है कि भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, तो वह है वृष्टि।
उसके बाद नकदी फसल में से या नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, तो गेहूं जो है यह नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल है, जबकि किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है, तो यह कहा जाता है कृष्णा गोदावरी डेल्टा को। भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य है वह है उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा है, जबकि भारत का सर्वाधिक खाद्य उत्पादन करने वाला राज्य है वह है यूपी। हरित क्रांति से सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से किस खाद्यान्न का हुआ है, तो वह हुआ है गेहूं का। पूछेगा कि सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ पैदा होता है, तो वह होता है यूपी में। उसके बाद देखिए कि भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल कौन सी है, तो वह है चावल। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है, तो वह है चावल। भारत का कौन सा राज्य जूट प्रमुख उत्पादक है, तो वह है पश्चिम बंगाल। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है, तो वह होता है दार्जिलिंग में। भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होता है, तो वह होता है असम में। भारत का कॉफ़ी अनुसंधान संस्था कहाँ है, तो वह है कुर्ग में। जबकि भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वह है यूपी। उसके बाद देखिए भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन जो करता है वह केरल करता है। नील क्रांति या नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो यह है मत्स्य पालन से। किस राज्य को भारत का धान का भंडार कहा जाता है, तो वह पंजाब को कहा जाता है। कह रहा है कि किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है, तो वह पंजाब को। हरित क्रांति का अर्थ क्या होता है, तो कृषि की आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। उसके बाद देखिए भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वह है गुजरात। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य जो है वह है मध्य प्रदेश। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है केरल, जबकि मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक जो है वह दाल के लिए। सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है, तो जम्मू कश्मीर में। और भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो वह है कर्नाटक। फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो वह है प्रथम। और सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो वह है द्वितीय। दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो वह है प्रथम। और भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है उत्तर प्रदेश। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था 1970 में। श्वेत क्रांति संबंधित है दूध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दूध उत्पादन से, जबकि भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, डॉक्टर बी कुरियन को कहा जाता है। भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा, तो एम.एस. राघवन ने लिखा है। आगे कि देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र जो है कितना है, तो वह है 20। उसके बाद है कि देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय जो है वह है तो GBPAU पतन नगर। हरित क्रांति से गहरा संबंध रहा है, तो हरित क्रांति से गहरा संबंध जो रहा है वह रहा है डॉक्टर स्वामीनाथन का। भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो वह होता है सोयाबीन मध्य प्रदेश में, या सोया प्रदेश के नाम से मध्य प्रदेश को जाना जाता है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, तो झींगा उत्पादन से। जबकि गोल क्रांति किससे संबंधित है, तो यह आलू उत्पादन से। उसके बाद देखिए भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन है, तो यह है पश्चिम बंगाल। अब भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो वह करता है यूपी। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है, तो वह है कर्नाटक। और भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन किया जाता है, तो वह किया जाता है कॉफी में कर्नाटक। भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो वह होता है चावल का। और किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक लेकिन जमाव नहीं, तो चाय के लिए पानी तो अधिक चाहिए, लेकिन इसमें यानी खेत में उसका जमाव नहीं चाहिए। आगे की खरीफ की फसल काटी जाती है, तो नवंबर के आरंभ में। आगे की कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है, तो वह है नासिक। झूम क्या है, तो कृषि का एक तरीका है। किस जिले में कॉफ़ी का अधिक उत्पादन होता है, तो वह होता है कुर्ग में। कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है, तो वह है कर्नाटक। जूट सबसे अधिक कहाँ होती है, तो बंगाल के डेल्टाई क्षेत्रों में। नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्र में किसकी खेती की जाती है, तो वह किया जाता है कॉफ़ी का। दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो वह है तमिलनाडु। दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य जो है तमिलनाडु। किस फसल की बुआई तथा कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है, तो वह पाया जाता है गन्ना का। शासी वानिकी की राष्ट्रीय शोध केंद्र अवस्थित है, तो वह है झांसी में। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, तो वह है पश्चिम बंगाल राज्य में है। मक्के की खेती की जा सकती है, तो खरीफ के मौसम में। जबकि मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत जो होता है 70% होता है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्था अवस्थित है, तो वह है बंगलुरु में। और जहाँ तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितनी कृषि जलवायु क्षेत्र है, तो वह है 127। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है, तो गेहूँ। जबकि भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मध्य है, तो वह है खाने योग्य तेल। केरल राज्य विश्व भर में किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है, तो यह गर्म मसालों के लिए। जबकि
पीत क्रांति किसके लिए, या पीली क्रांति, यहाँ क्या हो जाएगा, पीली क्रांति किसके उत्पादन में संबद्ध है, यह तिलहन। भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसल है, यह कपास, तिलहन, जूट और गन्ना। भारत का राष्ट्रीय फल जो है आम है। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला जो है प्रतापगढ़ है। भारत में विकसित प्रथम बौनी धान की किस्म थी, तो वह था IR8 था। उसके बाद देखिए, भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होता है। 1966 के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई, तो वह हुआ गेहूं में। टॉपिक नंबर 16 देखिए किसमें है, भारत के ऊर्जा एवं संसाधन के बारे में। पहला है कि भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो वह है तापीय। भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना किस स्थान पर स्थापित किया गया था, तो वह किया गया था बिंझिन जाम में। आगे की चेन्नई के समीप कल्पक्कम नामक संस्था या स्थान पर किसकी स्थापना किया गया था, तो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र का स्थापना किया गया था। काकरापाड़ा परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में है, तो यह कर्नाटक में। कैगा में क्या होता है, तो नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन होता है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है, तो यह तारापुर जो कि महाराष्ट्र में। भारत में भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो यह किया गया है हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में। देश में कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का योगदान कितना है, तो वह लगभग 70% है। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना जो है यह कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना जो है। आगे की एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है, तो यह है हिमाचल प्रदेश में। जबकि भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था, तो यह हुआ था दार्जिलिंग में। ओबरा शहर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह थर्मल पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद देखिए कि प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र कहाँ है या कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो यह किया गया है शिव समुद्रम में। उसके बाद है कि भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा की कितनी प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है, तो वह होता है 67%। कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है, तो वह है कोयला। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना जो है यह है महाराष्ट्र में। और केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, वह है खड़कवासला में। उसके बाद देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है, तो ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला जो राज्य है वह है महाराष्ट्र। टॉपिक नंबर 17 देखिए जिसमें खनिज के बारे में। पहले कि भारतीय खनिज पदार्थ का भंडारण गृह कहलाता है, तो छोटा नागपुर का पठार कहलाता है। कहाँ से उत्पन्न किस्म की कह रहा है कि कहाँ से उत्पन्न किस्म के लोहे आयस्क की प्राप्ति होती है, तो वह होता है बेलाडीला से। केंद्र मुख्य लौह खनिज परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो यह है कर्नाटक में। और कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बुदन की पहाड़ी किस खनिज उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है, तो वह है लौह अयस्क के लिए। भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य जो है छत्तीसगढ़। जबकि भारत में पाए जाने वाला अधिकांश लौह अयस्क किस प्रकार के हैं, तो वह है हेमेटाइट। उसके बाद देखिए, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उड़ीसा। और बॉक्साइट जो है किसका अयस्क है, तो यह है एल्युमिनियम का। जिप्सम प्रचुर मात्रा में कहाँ उपलब्ध है, तो यह है राजस्थान में। कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो वह करता है मध्य प्रदेश। कोडरमा किस खनिज के लिए उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है, तो यह है अभ्रक के लिए। और अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो अभ्रक के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर किस स्थान में पाया जाता है, तो यह मकराना में पाया जाता है। गुजरात में बड़ौदा क्षेत्र की मोतीपुरा खान से कौन सा पत्थर निकाला जाता है, तो यह सफ़ेद संगमरमर। पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह किस खदान के लिए प्रसिद्ध है, तो पन्ना जो है हीरा के लिए प्रसिद्ध है। सोने की सर्वाधिक मात्रा उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक है। और कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में है, तो यह है कर्नाटक में। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है, तो वह है केरल में। और कौन सा एक राज्य भारत में अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक करता है, तो वह है झारखंड। किस आणविक खनिज के संचित भंडार की दृष्टि में भारत विश्व में प्रथम स्थान है, तो वह है थोरियम। और टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेगाना खान किस राज्य में स्थित है, तो यह है राजस्थान में। देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी जो है 40% है। झारखंड में कोयला की खानें स्थित है, तो यह है झरिया में। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है, तो कोयला क्षेत्र से। जबकि कोयला क्षेत्र में किसके कोयला भंडार सर्वाधिक है, तो वह है झरिया के। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं, तो झारखंड में। और सबसे बढ़िया कोककारी कोयला प्राप्त किया जाता है, यह झरिया से। भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं, तो यह पाया जाता है अवसादी चट्टानों में। भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था, तो डिगबोई असम में किया गया था। उसके बाद देखिए, तेल एवं प्राकृतिक गैस उद्योग यानी ONGC की स्थापना कब किया गया था, तो यह 1956 में। बम्बे हाई संबंधित है, तो यह अपटल क्षेत्र यानी तेल क्षेत्रों से संबंधित है।
आगे की विश्व का सर्वोत्तम किस्म का अभ्रक प्राप्त होता है तो वह होता है हजारीबाग से। करा कि भारत में ताम्र, स्वर्ण, लोहा, कोयला किस वर्ग के स्थानों से क्रमबद्ध है? तो यह है कोलार, देशमुख और झरिया। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? तो यह है जादूगोड़ा। और भारत में टीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है? तो यह है झारखंड। सिंहभूम झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सिंहभूम जो है झारखंड में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह तांबा के लिए। अब भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक यानी सल्फर के उत्पादन में आगे है? तो यह है महाराष्ट्र। भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह है हैदराबाद में। और भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र जो है यह कहाँ है? तो धारवाड़ तंत्र में स्थित है। उसके बाद देखिए कि विंध्य शैलों में किसके वृद्धि भंडार पाए जाते हैं? वह है चूना पत्थर। और भारत में निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं? तो वह है दक्षिण पूर्व भारत में है। उसके बाद देखिए भारत के निम्नलिखित भौमकीय शैल क्रमों में से किस में लौह अयस्क का समृद्धि भंडार पाया जाता है? तो वह पाया जाता है धारवाड़ क्रम में पाया जाता है। बैलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है? तो बैलाडीला खान जो है वह संबंधित है लौह अयस्क के लिए। करा कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वह है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के संपूर्ण अभ्रक का उत्पादन लेनलोर जिले में होता है और अतः आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद भी इसके अभ्रक उत्पादन की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि लेनलोर जिला विभाजित आंध्र प्रदेश का ही भाग मिला है। बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह लौह अयस्क के लिए। जबकि खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह तांबा के लिए प्रसिद्ध है, जो कि राजस्थान में स्थित है। उसके बाद देखिए कि हाल ही में आंध्र प्रदेश का तुमलापल्ली किस सर्वाधिक निक्षेप के लिए विश्व के नक्शे में आया है? तो यह आया है यूरेनियम निक्षेप के लिए। भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादक के लिए जाना जाता है? तो यह पेट्रोलियम के लिए। और किस जिले में हाल ही में हीरा युक्त किम्बरलाइट के वृहद भंडार पाए गए हैं? तो यह पाया गया है रायपुर में। जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? यह यूरेनियम के लिए। जबकि कोयला के 3 अग्रणी उत्पादक अवरोही क्रम में है। तो पहला है झारखंड, दूसरा छत्तीसगढ़ और तीसरा है उड़ीसा। छोटा नागपुर का पठार जिस संसाधन में समृद्ध हुआ है? खनिज। जबकि खनिज संसाधनों का सर्वाधिक संपन्न राज्य कौन सा है? तो वह है कर्नाटक। यूरेनियम के विशाल निक्षेप हाल ही में पाए जा गए हैं, वह पाया गया है आंध्र प्रदेश में। किसको भूरा कोयला कहा जाता है? तो लिंगानाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। भारत के किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं? तो वह दक्षिण पूर्व भारत में। नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो वह है अरुणाचल प्रदेश में। 18वां टॉपिक देखिए उद्योग। आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित कारखाने के साथ हुआ है? तो वह है कुल्टी में। आगे की दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो वह किया गया है ब्रिटेन के साथ। आगे की कौन सा स्टील संयंत्र भारत में 1965 में पश्चिम जर्मनी के सहयोग से शुरू हुआ था? तो वह हुआ था राउरकेला स्टील संयंत्र। भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया था? तो वह रूस के साथ। और वह कौन सा रेल मार्ग है जिस पर सर्वाधिक इस्पात कारखाने स्थित है? तो वह है बम्बई हावड़ा वाया रायपुर। आगे की भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो वह है कपड़ा उद्योग में। जबकि विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ था? तो जूट तथा रुई उद्योग। देश में आधुनिक तकनीकी पर आधारित ऊनी कपड़े का प्रथम कारखाना कानपुर में लाल इमली के नाम से स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो वह हुआ था 1894 ईस्वी में। देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ है? तो वह हुआ है कर्नाटक में। उसके बाद देखिए स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु जो होता है वह किसका होता है? तो वह होता है लोहा और क्रोमियम का। छत्तीसगढ़ में कोबरा का महत्व जो है यह किस लिए है? तो ये एल्युमिनियम के कारण है। छत्तीसगढ़ में कोबरा जो है महत्व है वह है एल्युमिनियम के लिए है। उसके बाद है कि भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो वह है राजस्थान। अब पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है लुधियाना। भारत में प्रथम सीमेंट संयंत्र 1904 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था? तो वह किया गया था चेन्नई में। भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र 1906 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था? तो वह किया गया था रानीपेट में। आगे कि किस राज्य में पेट्रो रसायन उद्योग के लिए है आदर्श दर्शाई जाती है? तो वह दर्शाया जाता है गुजरात में। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग जो है वह है हथकरघा उद्योग। नेपानगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो यह अखबारी कागज के लिए जाना जाता है। अब बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुआ था। तो वह हुआ था मरहौरा में। आगे के कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित है वह है तो भार हास मुल्क का। और बिहार में तेल शोधक कारखाना जो है यह बरौनी में है। कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित है? तो वह है एल्युमिनियम उद्योग।
भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो वह किया गया था मुंबई में। प्रथम तेल परिसंकरण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो वह किया गया था डिगबोई में। सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो वह है जामनगर में। टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? तो यह है टाटानगर के नज़दीक। जबकि भारत में तेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते थे? तो वह बनाया जाता है वाराणसी एवं परमुंबर में। आगे की वे दो राज्य कौन से हैं जहां यात्री रेल डिब्बे का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? तो वह है पंजाब और तमिलनाडु में। और उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है, तो वह है बरेली। झारखंड में आयरन और स्टील संयंत्र है, वह है बोकारो में। जबकि भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता है, वह है पंजाब एवं हरियाणा। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? तो वह है पटना में। और भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो वह कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। शर्करा फैक्ट्रियों की अधिकतम संख्या कहाँ पर है? तो वह है उत्तर प्रदेश में। और भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंद्वी कौन है? तो वह है बांग्लादेश। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो वह है चेन्नई में। उसके बाद देखिए कौन सा राज्य भारत में चीनी का प्रमुख उत्पादक है? तो वह है महाराष्ट्र। जबकि चमड़ा उद्योग में पौधे से प्राप्त होने वाला किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो वह किया जाता है टेनिन का। 19वां टॉपिक देखिए परिवहन व्यवस्था पर। पहला कि विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का स्थान जो है दूसरा है। किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र है? तो वह है उत्तर प्रदेश में। और भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? तो वह बिछाया गया था डलहौजी के शासनकाल में 1853 में। भारतीय रेलवे की सर्वप्रथम रेलगाड़ी गवर्नर जनरल डलहौजी के शासनकाल में बोरी बंदर यानी मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से थाने के बीच चली थी। कब चला था? तो 16 अप्रैल 1853 में। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो वह है गोरखपुर। अब नहीं है, अब क्या हो गया है? तो यह हो गया है हुबली जो कि कर्नाटक राज्य में है। कोंकण रेलवे जोड़ती है, तो यह रोह को मंगलूर से जोड़ती है। जबकि काराकोरम राजमार्ग किन्हें जोड़ता है? तो यह पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को। किस शासक को ग्रांड ट्रैंक रोड के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? तो वह दिया जाता है शेषा सूरी को। विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति है तो दूसरी। और शेषा सूरी द्वारा निर्मित ग्रांड ट्रैंक रोड पंजाब से किसके साथ जोड़ती है? तो वह पश्चिम बंगाल को। उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं, तो वह झांसी में। जबकि भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो वह अब 19 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। दक्षिण पश्चिम रेलवे यानी SWR का मुख्यालय है हुबली में। जबकि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह है हाजीपुर में। भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली? यह चला था 1925 में। भारत की प्रथम विद्युत संचालित रेल गाड़ी कौन थी? वह था डक्कन क्वीन। भारत के किन नगरों में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो मुंबई और कोलकाता में। इंडियन एयरलाइंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वह है दिल्ली में। और एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो वह है मुंबई में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो वह है कोलकाता में। जबकि भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं? तो वह है 13। भारत की तट रेखा पर अच्छे पोतश्रय की कमी है क्योंकि तट रेखा प्राय सीधी और सपाट है। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो वह है मुंबई। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो यह है उड़ीसा में। भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? तो वह है विशाखापट्टनम। भारत का कृत्रिम बंदरगाह है तो वह है चेन्नई। जबकि विगत 50 वर्षों में भारतीय रेलवे के पथ की लंबाई में लगभग कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ है? तो वह हुआ 16.6% का। उसके बाद देखिए भारत में किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? तो वह है महाराष्ट्र में। निम्नलिखित नगर युग्मों में कौन सा एक हाल ही में 6 पथ एक्सप्रेसवे मार्ग द्वारा संबद्ध किया गया है? तो वह किया गया है मुंबई से पुणे के बीच। भारत की पहली रेलवे लाइन किन स्थानों के बीच चली थी? तो वह चला था मुंबई से थाने के बीच। कब चला था? तो वह 1853 ईस्वी में। देश में माल परिवहन के लिए कौन सा सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है? तो वह होता है रेलवे। जबकि पहिए और एक्सल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ अवस्थित है? तो वह है बंगलौर में। प्रथम संपर्क क्रांति चली थी तो वह दिल्ली से बंगलौर के मध्य चला था। कौन सा संगठन भारत की विभिन्न रेलगाड़ियों में प्रवस्था प्रथा में इंटरनेट तथा टेलीफोन सुविधाएं प्रबंधित करने से संबंधित है? तो वह है रेल टेल निगम। पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या हुआ? तो यह हुआ पूर्व मध्य रेलवे। अब तक काम में आने वाली विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? तो वह है फेरी क्वीन है। भारत में वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ? वह 1911 ईस्वी में। कौन सा बंदरगाह भारतीय समुद्री व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? तो वह कहलाता है कोलकाता और हल्दिया।
नाहवा सेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है? तो यह है मुंबई में। भारत के प्रायद्वीपीय एवं कांडरा पतन किस तट पर है? तो यह है पूर्वी और पश्चिमी तट पर। भारत के पूर्वी तट में सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम और मावरागाओ पतन स्थित है, यह है गोवा में। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पतन कौन सा है? तो यह कंडाला और राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, या राजीव गांधी नेशनल फ्लाइंग इंस्टीट्यूट जो है किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो यह किया गया है महाराष्ट्र में। देश का सबसे लंबा आंतरिक जल मार्ग कौन सा है? तो वह है इलाहाबाद से हल्दिया। उसके बाद देखिए, भारत का 40% सड़क परिवहन होता है तो राष्ट्रीय राजमार्ग से, और रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है, यह बिहार में। रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किया था 2004 में। सेतु समुद्र परियोजना जिन्हें जोड़ती है तो मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी। भारत के बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? तो वह है मुंबई। भारत में अतः स्थलीय जल मार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी कौन सी है? तो वह है गंगा। 20वां टॉपिक देखिए कि संचार। पहले भारत में सार्वजनिक डाक सेवा की शुरुआत हुआ था तो यह 1837 में, लेकिन वर्तमान डाक विभाग की स्थापना हुआ था 1854 में, जो कि डलहौजी के शासनकाल में। विश्व में सबसे अधिक डाकघर है यह भारत में। अब भारत में पहला डाक टिकट कब शुरू किया था? तो 1854 में। भारत में प्रथम डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में शुरू किया गया था? तो वह लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। डाकघर बजट योजना का शुभारंभ कहाँ हुआ था? यह हुआ था 1885 में। भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुआ था? तो 1972 में। और भारत में स्पीड पोस्ट सेवा कब प्रारंभ हुआ था? तो यह 1986 में। भारत में मनी ऑर्डर सेवा कब प्रारंभ हुआ था? तो यह 1995 में। जबकि भारत में कितने पिन कोड जोन है? तो वह है 9। डाक सूचकांक में कुल कितनी संख्या होती है? तो 6। जबकि ग्रीन चैनल क्या है? तो यह स्थानीय पत्रों के लिए डाक सेवा है। भारत में एसटीडी सेवा कब और किन नगरों के मध्य प्रारंभ हुआ था? तो 1960 में लखनऊ से कानपुर के मध्य प्रारंभ हुआ था। तो ये ईस्वी आप याद रखिएगा। उसके बाद देखिए कि कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया था? तो वह किया था 1986 में। उसके बाद देखिए कि टॉपिक नंबर 21 है कि जनसंख्या एवं नगरीकरण के बारे में। पहला कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था? तो 1872 में। और भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है तो वह दिल्ली है, और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो वह है केरल। उसके बाद देखिए, भारत के बीमारू राज्यों में सबसे घना आबाद है तो वह है, यानी सबसे अधिक घनत्व जो है बिहार का। मेगालोपोलिस सामान्यतः कितनी जनसंख्या वाले नगर होते हैं? तो वह 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर होते हैं। जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है सिक्किम, और भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य जो है वह है गोवा या महाराष्ट्र देगा। भारत के किस राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो वह मिजोरम का। और भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4%, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। करा कि भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम जो है पहला है। भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? तो वह है 8.04% है। भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा जो है तेलुगु। अब पहला जो है वह हिंदी है, दूसरा पूछेगा तो बंगाली है। भारत के राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो वह है अरुणाचल प्रदेश का। और भारत की वर्तमान आबादी में 65 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति की लगभग प्रतिशत कितनी है? तो वह है 5 से 6%। उसके बाद देखिए कि भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार किस एक वर्ष का जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का हमारा दीर्घावधि लक्ष्य है? तो वह 2045 तक। किस वर्ष को भारतीय जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा गया है? तो वह कहा गया है 1921 को। उसके बाद देखिए टॉपिक नंबर 22 में है कि भारत की जनजाति। पहला है कि भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? यह महाराष्ट्र में। जबकि भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति जो है यह गोंड है। भील जनजाति जो पाया जाता है महाराष्ट्र में, जबकि भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है गोंड जनजाति। गारो जनजाति जो है यह मेघालय में, और बोडो जनजाति जो है यह गारो पहाड़ी में है, यानी गारो खासी जयंतिया जो है यह मेघालय से संबंधित है। उसके बाद देखिए गद्दी लोक निवासी है, यह हिमाचल प्रदेश के। सोमपेन जनजाति कहाँ पाई जाती है? यह निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। केंद्र शासित प्रदेशों में से ओनजो जनजाति के लोग किस में रहते हैं? तो यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं। गारो खासी जयंतिया जनजाति किस राज्य से निवास करते हैं? तो वह करते हैं मेघालय में। और भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? तो वह है गोंड जनजाति।
भारत का सबसे बड़ा जनजाति जो है गोंड जनजाति है। तो इस बुक का पूरा भारत का भूगोल इस पार्ट में हम खत्म कर दिए हैं। इससे अगला पार्ट उसका भी प्ले लिस्ट पर अवेलेबल है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। दोनों देख लीजिएगा तो इस बुक का पूरा इंडियन ज्योग्राफी आपको खत्म हो जाएगा। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को जितना हो सके शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।